Let's learn one of the poems from your syllabus. That's Father Returning Home. Before we move on, let's know something about the poet. His name is Dilip Chitre, 1938 to 2009. He was a celebrated bilingual poet. Bilingual जिसको दो languages आती है. He was translator and he translated most of his work from Marathi to English. So he was versatile. He used to do painting, filmmaking. His contribution was great as a magazine columnist. वो पेंटिंग करते थे, फिल्म मेकिंग में भी थे और मैगजीन में कॉलम लिखा करते थे. सो उनको बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड जो होता है इंडिया में मिलता है राइटर को, साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो मिला था उनकी पोइट्री के लिए. जैसा उनका एक वर्क था, ट्रांसलेटेड वर्क, सेज तुका, पॉपुलर अभंगास, दोज आर स्पिरिचुअल पोम्स बाय संत तुकाराम. सो संत तुकाराम के जो अभंगास थे, स्पिरिचुअल पोम्स, उनको उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, इसीलिए उनको वो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था. उनकी जो पोइट्री में है, एलिनेशन, अकेलापन, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, डेथ आर ऑब्जर्व टू बी द मेजर थीम्स ऑफ हिज वर्क. सो वो मोस्टली किस चीज के बारे में लिखते हैं, जैसे कि एग्जाइल, आउटसाइडर, बीइंग आउटसाइडर, फीलिंग एज एन आउटसाइडर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एलिनेशन, जब आपसे कोई बात नहीं करता है, यू जस्ट गेट डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, अकेलापन और डेथ, ये सब उनकी मेजर थीम्स आपको पोइट्री में उनके मिलेगी. सेकेंड पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. मैंने आपको बताया, पहले बताया था, ये सेकेंड पैराग्राफ से आपको क्या क्या मिलेगा एग्जाम में. इससे आपको थीम मिलेगा, इससे आपको बैकग्राउंड मिलेगा पोइट्री का, और जैसे कि कुछ यूनिक फीचर्स आपको लिखना पड़ता है एप्रिसिएशन में, सो यहाँ से आप कुछ हेल्प ले सकते हो. और वर्ड्स विच आर यूज्ड हियर टू डिस्क्राइब दिस पोइट्री आर द बेस्ट वर्ड्स. सो ये वर्ड्स आप, टेक्सचुअल वर्ड्स आप आपके आंसर में यूज कर सकते हो, उससे आपके आंसर में एक स्टैंडर्डनेस आएगा. सो यू कैन डू दैट. So just I will try to read this one. It says that the poem is taken from Traveling in Cage. It draws a portrait of a suburban commuter. इसमें क्या होता है, इस पोइट्री में एक इमेज क्रिएट किया है पोइट्री ने, किसका, सबर्बन कम्यूटर. कम्यूटर कौन होता है, जो अपने काम के लिए सुबह से शाम तक ट्रेवलिंग करता है, कम्यूटर. फ्रीक्वेंटली दे कम्यूट टू एंड फ्रो. सो इसमें क्या होता है, इट डिपिक्ट्स हिज डल, मोनोटोनस, एग्जॉस्टिंग एंड इक्वली पिटिएबल डेली रूटीन. इसमें जो एक कम्यूटर है, अभी तक पता नहीं कौन है, उसकी इमेज क्रिएट किया है. उसका जो रूटीन है वो डल है, बोरिंग है, मोनोटोनस है, एग्जॉस्टिंग, पूरा थक जाता है वो, और वेरी पिटिएबल, बहुत ही उसकी पिटिएबल कंडीशन है, पिटिएबल रूटीन है. तो ये पोइट्री में दिलीप चित्रे उन साहब के बारे में बताते हैं जो कि बहुत डिसइंटीग्रेटेड, एलिनेटेड लाइफ जी रहे हैं पोइट्री के अंदर. एंड जब वो घर पे आते हैं, फोर्स्ड एलिनेशन देखा जाता है घर पे, मतलब उनको लोग जबरदस्ती इग्नोर करते हैं. ही गेट्स एलिनेटेड. जैसे कि आप देखते हैं जो कुछ बूढ़े लोग होते हैं घर पे, उनको मोस्टली यंगस्टर्स, दे जस्ट इग्नोर देम, दे अवॉइड देम, दे डू नॉट टॉक टू देम. सो ऐसा होता है, पूरा दिन काम करके आते हैं और जब घर पे जब आते हैं तो उनको काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेटेड और एलिनेटेड फील होता है. सो which is reflected through stale food and lack of sharing. और जब घर पे आते हैं उनको कोई fresh food बना के नहीं देता है, because you can imagine, no, aged people, old people, that people get fed up with them. So उनको एक stale food, जो बासी खाना मिलता है, और sharing कोई उनसे कुछ चीज नहीं करता है. His children refuse to share joys, sorrows with the hard-working father, who as a result is forced to retire into solitude. और जो ये फादर, उनके उसके कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे उससे कोई भी चीज शेयर नहीं करते हैं, मतलब सुख दुख उसको उनको को नहीं बताते हैं. तो इससे क्या लगता है, वो एक अकेलेपन में चले जाते हैं, मतलब उनको घर में एक आउटसाइडर की फीलिंग लगती है. दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिंबल ऑफ मैन्स आइसोलेशन फ्रॉम मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड. और उनका जो जो अकेलापन है, इट्स सिंबॉलिक ऑफ व्हाट, इंसान का इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्शन टूट जाता है. What is materialistic world when you love money, you love property, bungalow, you don't have any humanity, no politeness,
you do not have अफेक्शन टुवर्ड्स पीपल. सो यहाँ पे क्या होता है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं. सो जैसे कि बूढ़े लोग घर पे होते हैं, वो अभी कुछ कर नहीं सकते, तो उन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं. सो इट्स सिंबॉलिक ऑफ people their isolation from materialistic world. So we'll try to learn this poetry. Hope you understand what I discuss, because normally I do not explain content in Hindi. I've tried to do that. So let's go to the poetry. Try to understand this. हमको अच्छे से समझेंगे word by word, ताकि आप उसको समझ जाओ. और उसके बाद में I have just taken some technical terms like figures of speech, और एक short appreciation भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, so that you get used to the background and technical aspects of this poetry in particular and all the poetries in general. So let's go to the poem. उसका टाइटल जो है फादर रिटर्निंग होम. आप जब ये टाइटल देखते हो, आपको दिल में क्या आता है, क्या समझ में आता है कि फादर है रिटर्निंग होम, वो घर में आ रहे हैं. ही इज रिटर्निंग होम. कहां से आ रहे हैं अभी देखेंगे हम पोइट्री में. So this is the poetry. Yes. First line, my father travels on the late evening train. My father. My, who is my here? Poet, दिलीप चित्री. उनके जो फादर है, उनके जो डैडी है, वो ट्रेवल करते हैं लेट इवनिंग ट्रेन से. ट्रेवल्स. ट्रेवल्स, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो कोई हैबिचुअल एक्टिविटी के लिए यूज होता है, एक रूटीन के लिए यूज होता है. सो उनका एक ये रूटीन है, वो रोजाना ट्रैवल करते हैं लेट इवनिंग ट्रेन से. मतलब एक शाम की ट्रेन से आ रहे हैं, जो कि लास्ट लेट इवनिंग ट्रेन है. तो समझ सकते हैं कि वो घर से जब भी निकलते हैं, मतलब बहुत देर से घर पे पहुंचते हैं. उनका कोई जो जहां भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो आसान नहीं है. स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट suburb slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, his black raincoat stained with mud, his bag stuffed with books is falling apart. अभी वो जब ट्रेन में आते हैं, लेट इवनिंग ट्रेन, वो साइलेंटली खड़े हो जाते हैं लोगों के बीच में. कम्यूटर्स, वो अकेले नहीं है जो ये काम करते हैं, बहुत से लोग हैं. कम्यूटर्स प्लूरल फॉर्म्स फॉर कम्यूटर, लाइक ही इज कम्यूटर, और बहुत सारे कम्यूटर्स हैं जो रोजाना ट्रैवल करते हैं सुबह से शाम तक. सो साइलेंटली वो खड़े हो जाते हैं. आप देखे होंगे ट्रेन में, जैसे आप जो लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं, वो ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं और एकदम थके हुए लगते हैं. सो ऑल ऑफ ही स्टैंड्स अमंग देम in yellow light, और yellow light it's a symbolic of dullness. अभी ट्रेन में जब आ रहे हैं, इवनिंग टाइम है, सो ऑब्वियसली एक येलो लाइट चलती है, डिम लाइट. suburbs slide past his unseeing eyes. suburb means outskirts of the city. बाहर जो भी स्मॉल स्मॉल विलेजेस हैं, वो गुजर रहे हैं. जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, आप खिड़की से देखते हैं, तो थिंग्स स्लाइड पास्ट, वो सब चीजें पीछे जा रही है. his unseeing eyes. Unseeing eyes means he cannot see because of his blurred eyesight. एक बूढ़ा आदमी है, और बूढ़े लोगों को थोड़ा सा देखने में तकलीफ होती है because of their age. So क्या हो रहा है यहाँ पे, चीजें गुजर रही हैं, अगर विंडो में भी है, वो देखना चाह रहे हैं, मगर he is not able to see. Things are just sliding past. His shirt and pants are soggy. उनका जो शर्ट पहना है और जो उनकी पैंट्स है, it has become wet. Soggy means wet हो गई है. His black raincoat stained with mud. और उनका जो रेनकोट पहना है उन्होंने, अभी रेनकोट पहना है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मॉनसून सीजन है, बारिश हो रही है. सो ब्लैक रेनकोट है उनके पास, ये पूरा कीचड़ से भरा हुआ है. स्टेन विद मड, पूरे कीचड़ के दाग लगे हैं. His bag stuffed with books is falling apart. और उनके पास एक बैग है जिसमें बहुत सारे बुक्स हैं, और वो बुक्स से एज इफ इट्स जस्ट फॉलिंग अपार्ट. इतने सारे बुक्स हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां भी फट के बाहर, सब बुक्स फट कर बाहर गिर जाएगी. सो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो बेचारा बूढ़ा आदमी है, काम पे जाता है, शाम में घर पे आता है, और कोई उससे बात नहीं करता है. मतलब जो दूसरे कम्यूटर्स भी होते हैं, जो पैसेंजर्स, वो भी बहुत फेडअप होते हैं उनकी जिंदगी में, भाग दौड़ करके, और चीजें गुजर रही हैं, उनको मतलब दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है, बिकॉज उनकी जो आई है वो डिम हो गई है. और ये जो आदमी है, उनके आप देखते हैं शर्ट, जो पैंट्स, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया है. इट हैज बिकम वेट बिकॉज ऑफ यू कैन से द रेन आउटसाइड, और बिकॉज ऑफ द स्वेट, ये पूरे गीले हो गए हैं कपड़े. और उनका जो रेनकोट है उनके पास, ये पूरा कीचड़ से भरा हुआ है,
कीचड़ के दाग लगे हैं, और उनका जो बैग है, आप देखते हो जब बैग आप लेके जाते हैं तो प्रॉपरली उसको फिल करते हैं, मतलब कोई घर पे है ही नहीं है उनको प्रॉपरली बैग में सामान डालने के लिए, वो मतलब सब चीजें उसमें बैग में ठूस देते हैं, एंड इट सीम्स एज इफ इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट, मतलब फटने वाला है. His eyes, dimmed by age, fade homeward through humid monsoon night. His eyes, dimmed by age, उनकी आंखें जो वो एज के हिसाब से एकदम धुंधली हो गई है, मतलब उनको दिखता नहीं है. Fade homeward through humid monsoon night. Fade homeward, it means वो धीरे धीरे नो, जब भी वो घर जाते हैं तो थिंग्स उनको फेंट दिखाई देती है. फेड होमवर्ड, फेडिंग मीन्स not it's a partial light, he's not able to see the entire road or passage or lane where he is going, उनको एक पूरा पार्शियल व्यू दिखता है क्योंकि उनकी जो आई है वो डिम हो गई है. सो फेड होमवर्ड, बहुत ही धीरे धीरे वो घर की तरफ मतलब चलते हैं. थ्रू ह्यूमिड मॉनसून नाइट, और जो मॉनसून नाइट है ये ह्यूमिड है, इट्स वेट. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. और poet says that, दिलीप चित्रे, मैं उनको देखता हूँ कि वो जब ट्रेन से उतरते हैं ऐसे उतरते हैं कि जैसे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एक आदमी आ रहा जा रहा है, nobody is bothered where he is coming from, where he is going, nobody is bothered. So जैसे कि एक बहुत बड़े सेंटेंस है, आपको एक वर्ड निकाल देते हैं और सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है. सेम वे वो जब निकल ट्रेन से आते हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, nobody is bothered. So यहाँ पे ये एक सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि that people are least bothered of their neighbors and friends. उनको फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं. सो जैसे कि सपोज एक बड़ा सेंटेंस है, उसमें से आर्टिकल हटा दो, प्रीपोजिशन हटा दो, सो मीनिंग विल बी लीस्ट अफेक्टेड. सो ऐसा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को. लाइक अ लॉन्ग सेंटेंस, लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. सो उतर जाते हैं. he hurries across length of grey platform, crosses railway line, enters lane, his chappals are sticky with mud, he hurries onward. सो वो जल्दी जल्दी मतलब चलते हैं घर पे जाने के लिए, और वो ही क्रॉसेस एवरी डे ग्रे प्लेटफॉर्म. जो ग्रे प्लेटफॉर्म है ये एक ओल्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब इट इज नॉट अ वेरी प्रॉपरली मेंटेन्ड प्लेटफॉर्म. ये भी उनकी उनकी तरह ही एक बहुत ही ग्रे प्लेटफॉर्म, पुराना प्लेटफॉर्म है. और ये उससे रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं कि कितना डेंजरस होता है बेचारा, फिर भी ये कर कर जाता है. वो गली में घुसते हैं जहाँ पे उनका घर है, एंटर्स द लेन. उनके जो चप्पल्स है स्टिकी विद मड, जैसे रेनकोट वाज स्टेन विद मड, यहाँ पे उनके चप्पल्स भी बारिश में चल चल कर वो कीचड़ से भर गए हैं. बट ये सब होने के बाद, बट ही हरीज ऑनवर्ड, सब होने के बाद भी वो आगे चलते रहते हैं. ही हरीज ऑनवर्ड. होम अगेन, अब जब घर पे आ गए, he has come home. Home again means not just today, every day he comes home. So वापस एक बार वो घर पर आ गए हैं. So घर पे क्या पिक्चर है, क्या सिचुएशन है, पॉइंट आपको बता रहा है यहाँ पे. वो बोलता है I see him drinking weak tea, eating stale chapati, reading a book. वो घर पे आके क्या करते हैं, उनको कोई एकदम फ्रेश टी बना के नहीं देता है, कोई स्ट्रॉन्ग चाय हमारे जैसे कोई विश होती है चलो चाय लेकर आओ, ऐसा कुछ नहीं है. वहां पे वीक टी में भी सुबह बनाई थी, वो उनको दोपहर में या शाम में वो टी मिल जाती है. एंड स्टील चपाती, चपाती जो बासी चपाती, उनको परोस दिया गया, सर्व कर दिया गया. और वो बेचारे क्या करते हैं कि वीक टी लेकर और एक स्टील चपाती खाना शुरू करती है. कैन इमेजिन, पूरा दिन मेहनत करने के बाद, पूरा हार्ड वर्क करने के बाद, इतना मोनोटोनस रूटीन है उनका, घर पे आने के बाद थोड़ा रिलैक्स लगता है लोगों को. उनको रिलैक्स घर पे भी रिलैक्स नहीं है. he is not able to enjoy his life at home too, because वहाँ पे क्या हो रहा है, nobody is bothered about him. जो बची कुछ चाय है, को चपाती है, वो बेचारे लेकर बैठ जाते हैं और बुक पढ़ते हैं. जैसे बहुत से लोग बोलते हैं बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड. सो व्हाट कैन ही डू अलोन, he lives a life of solitude. सो क्या करते हैं, बुक लेके जस्ट पढ़ाई शुरू करते हैं, मे बी टाइम पास के लिए बुक पढ़ना शुरू करते हैं. देखो इस तरह का सिचुएशन है. ये मैं इमेज लिया हूँ आपकी बुक से. ये व्हाइट शर्ट में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये फादर है, उसका पोर्ट्रेट है, उसके अराउंड जो बहुत से लोग खड़े हैं. दे आर दे चेयरफुल, नो, ये दे आर फेड अप विद देयर लाइव्स. रोज भाग दौड़ करना, घर पे भी सुकून नहीं, वहां भी सुकून नहीं. सो इस तरह की लाइफ ये सब जी रहे हैं. तो आगे क्या होता है, वो वीक टी पीने के बाद, स्टील चपाती खाने के बाद बुक पढ़ते हैं. उसके बाद ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट
मेंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। अभी वो टॉयलेट में जाते हैं टू कंटेम्पलेट, व्हाट इज, थिंक डीपली। सी ऐसा समझा जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, कभी कभी सीरियसली बोलते हैं कि टॉयलेट इज द बेस्ट प्लेस टू मेडिटेट। अब वहां जाके यू कैन कंटेम्पलेट ओवर so many issues because you are alone there, nobody is encroaching your privacy। आप कुछ भी सोच सकते हैं आराम से बैठकर वहां पे। सो वो वहां जाता है, he can do nothing, so he goes to toilet to contemplate। वहां बैठ के बेचारा सोचता रहता है। men's estrangement from man made world, मतलब उसका जो estrangement है, उसका जो alienation, अकेलापन है फ्रॉम दिस मैन मेड वर्ल्ड, जो लोगों ने ये दुनिया बनाई है उसमें वो किस तरह से अकेला पड़ गया है। वहां पर बैठ के वो बेचारे सोचने लगते हैं। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, जब वो टॉयलेट से बाहर आते हैं मे बी टू वॉश हिज हैंड्स, सो ही ट्रेम्बल्स, ही शिवर्स, उनके हाथ कांपते हैं बिकॉज बहुत बूढ़ा आदमी है बेचारा। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, जो कोल्ड वाटर है उससे जब वो व्हेन ही वॉशेस हैंड्स, सो उनके जो ब्राउन हैंड्स है उनके ऊपर वो आ जाता है, बहता है उनके हैंड्स, हाथों के ऊपर। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, उनके जो कलाइयां हैं, जो रेस्ट है, वहां पे कुछ पानी के बूंदे, ठंडे पानी की बूंदे वहां पे चिपक जाती हैं, ड्रॉपलेट्स। सो what does it indicate? It indicates that negligence and carelessness of people towards him. Nobody's bothered actually वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। I think there is no proper napkin there, towels to wash his hands and all that, or maybe because of age he is not able to take care of his own things, खुद का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं बेचारे। So his ये सब होने के बाद his sullen children have often refused to share jokes and secrets with him। इतना परेशान है बेचारा, घर में इतना अकेलापन लगता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन लगता है। ये सब होने के बाद भी he has got children and children are God's gift, हम ऐसा बोलते हैं, मगर उनके जो चिल्ड्रन थे यार sullen children, bad tempered, बस शॉर्ट टेम्पर्ड चिल्ड्रन है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई सपोज घर में बूढ़ा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ए बूढ़े चुप हो जाए, बूढ़ा फूसट, अलग अलग, बिकॉज वी गेट फेड अप। हमारा और उनका जनरेशन गैप हमको ऐसा लगता है, बट रिमेंबर नॉट बाय एज बट बाय कैपेसिटी विजडम इज एक्वायर्ड। दीज पीपल दे आर दे गॉट विजडम। आपको यंग लोगों से बैठ के आप बात करो, उनसे आपको सीखने मिलेगा, मगर जो आप ये लोगों के बूढ़े लोगों के साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठोगे तो आप उनसे आपको विजडम मिलेगा। यू विल लर्न अबाउट द फिलोसफी ऑफ लाइफ, के लाइफ को कैसे जीना है उसके बारे में पता चलेगा। मगर उनके जो बच्चे हैं they are so short tempered and bad tempered, they refuse to share jokes and secrets with him। उनसे बात नहीं करते, कोई जोक शेयर नहीं करते, कोई सीक्रेट शेयर नहीं करते, अपने अपनी लाइफ खुद की जी रहे हैं। लेट उनको तो मतलब ये जो आदमी है इसको कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ता है घर में है या नहीं है, तो इस तरह की लाइफ बेचारा जी रहा है। He will now go to sleep listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass। अभी लास्ट में क्या होता है, बेचारा थक हार के, nobody is just giving him any value at home, nobody loves him, children are bad tempered, वो कुछ उससे शेयर नहीं करते, तो बेचारा भी he goes to bed to sleep now। जब आप समझ सकते हैं कि बुढ़ापे में नींद भी नहीं आती है, तो क्या करते हैं, he starts his radio tune in the radio, और वहां पे रेडियो में भी प्रॉपर से सिग्नल नहीं आ रहा है। he just listen to static। what is static? you know the sound, no, the hissing sound जो रेडियो में आता है, जैसे कि खर खर ऐसा साउंड जो रेडियो में मिलता है, वो उसी को सुनते हैं, बिकॉज प्रॉपर सिग्नल वगैरह कुछ नहीं मिलता है। सो गाने भी मतलब रुक रुक के बज रहे हैं, तो बेचारा उसको ही सुन रहा है। जैसे पहले जमाने में रेडियो आता था, उसको एंटेना होता था, उसको जितना ऊपर खींचते थे सिग्नल मिलता था, और सिग्नल बार बार ब्रेक हो जाता था। इस तरह से वो स्टैटिक होता है, जब सिग्नल टूट जाता है और वेरी पियर्सिंग जो नॉइज आता है उसमें, उसको स्टैटिक बोलते हैं। तो ही लिसन टू दैट स्टैटिक ऑन रेडियो एंड देन ही ड्रीम्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स, उसके जो पूर्वज थे, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उनके बारे में सोचते हैं। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, और वो सोचते हैं कैसे उनके जो लोग थे, नोमैड्स मींस नॉट डेवलप्ड पीपल, नॉट प्रोग्रेसिव पीपल, जो नोमैड जैसे ट्राइब्समैन होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, उनके जो पूर्वज थे वो ऐसे ही थे, और वो किस तरह से ये इस सब कॉन्टिनेंट में आकर थ्रू अ नैरो पास बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आके सेटल हो गए थे। और they might have thought to live a very peaceful life, but unfortunately
आज क्या हो रहा है, तो ये उनके बारे में सोचते हैं। so, ये हमेशा होता है। हम whenever we get fed up with this life, whenever we feel alienated, deserted, we are in solitude, so हमको क्या लगता है कि हमारा पहले का जमाना अच्छा था। आज मोबाइल फोन आ गया है, जिस मोबाइल फोन ने क्या कर दिया, हम सबको एस्ट्रेंज कर दिया है। इट हैज एलिनेटेड अस कंप्लीटली। you go in hotel with your friends and when you sit अराउंड टेबल, आप क्या सब फोन लेके बैठ जाते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दुनिया है आजकल, बहुत सारे उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जो लोग दोज हुआ प्रोग्रेसिव, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, और जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, लव अफेक्शन में बिलीव करते हैं, वो क्या सोचते हैं, हमारा पहले का जमाना अच्छा था जब मोबाइल फोन नहीं था, हम आपस में बैठ के खेलते थे, बातचीत करते थे। आजकल का जमाना बहुत बदल गया है। बूढ़े लोगों की तो बहुत बुरी हालत है एक्चुअली। The thing which I scared most in this life, if you ask me, that is old age. Old age is really very bad. So for a old age, you have to save something. Remember, if you have to live very good life, peaceful life in old age, from now only you have to save something. I don't say that I don't talk about money. I say saving means you have to make good friends. You should be social so that in old age you are not left alone. So ये पोइट्री है बेचारे एक बूढ़े बाप के बारे में, जो मैंने पूरा डिस्कस किया है। अभी हम सब देखेंगे सम जो फिगर्स ऑफ स्पीच एक प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए फॉर स्टूडेंट्स। सो विल ट्राई टू सी these figures of speech so that you have no problem in attempting questions on this poetry. Hope you understood. So let's go line by line. First, this fade homeward through humid monsoon night. Now, what figure of speech is this here? I've written transferred epithet. क्यों है transferred epithet? Because in this line, humid monsoon night, जो humid है ये नॉर्मली वेदर के लिए यूज होता है, मगर यहाँ पे ये it has been transferred from weather to night. So weather is humid, not the night. So ये humid जो है ये नॉर्मली वेदर के लिए होता है, मैं यहाँ पे humid night के लिए यूज किया है। This adjective is transferred from weather to night. Yes, so it's transferred epithet. Remember, आप देख सकते हो। So next line, my father travels on late evening train. It's very simple. It's in alliterations. What is in alliterations? Repetition of successive sounds in a line. So we can see here that travels, t. So t in travels and train. This is repeated in this. So what is that? It creates musical effect, alliterations. And next one, suburbs slide past his unseeing eyes. Sorry, एक और दूसरा line, his shirt and pants are soggy. So s sounds यहाँ पे repeat हुआ है in succession. So ये भी alliterations है। अब suburbs slide past his unseeing eye. Remember, it's a paradox. Why paradox? Because in this line, eyes are described as unseen. It's unbelievable or absurd because eyes are mostly to see things. Eyes are shown as unseen eyes. eyes से देखते हैं ना, unseen मतलब something paradoxical statement. So paradox. Next one, he hurries across the length of grey platforms. It's a metaphor. So why metaphor? Because grey platform is indirectly compared with old age of poet's father. As I told you in the beginning, मैं आपको जब समझा रहा था, जो ये प्लेटफॉर्म है उन्हीं की तरह ये भी एक ओल्ड प्लेटफॉर्म है। सो इनडायरेक्टली कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है? वो बूढ़े आदमी से। नेक्स्ट वन, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। अभी वीक कौन होता है? वीक नॉर्मली इंसान होता है। अब जब वीक कोई ऑब्जेक्ट के यूज करते हैं एडजेक्टिव, यू ट्रांसफर फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू टी। सो व्हाट इज दैट? ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। इन द अबव लाइन एन एडजेक्टिव वीक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू टी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो ह्यूमन बीइंग से टी के लिए यूज हुआ है, सो ट्रांसफर्ड हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट वन, man's estrangement from man-made world crosses railway line enters the lane. ये दोनों लाइन में आपको alliteration का यूज दिखाई देगा, because फर्स्ट लाइन में क्या in first line you can see that man-made world, these two, man and made. So these three
M sounds are repeated here, so alliterations. Next वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे crosses the railway line, enters the lane. So here line LL, these two sounds are repeated here. So you can just take this example. Now next one, home again I say drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. So it's example of scenic ducky. Why? Because if you see here, stale chapati does not mean just one chapati or half chapati. उसका मतलब होता है food in general. जब भी वो घर पे आते हैं उनको सिर्फ चपाती नहीं, मतलब जो भी खाना मिलता है, it's stale food. So stale chapati stands for food which he gets. So when a part refer to whole, that is cynic ducky. Remember that figure of speech. Next one, the cold water running over his brown hands. So what is happening? Personification. Above line, water is given human quality as it's running. So you can imagine personification. Very simple one. Listening to the static on the radio on Poia here. So why? Because in this figure of speech, normally sounds are there. So here you can see it represents sounds, static sound. So it's an example of onomatopoeia. Next one, his shirt pants are soggy, his black raincoat stained with mud, his bag stuffed with books. Repetition. What is repeated here? His is repeated 3 times. So his as a complete word, repetition, figure of speech. Now let's look at appreciation of this poetry. Just I will read it out fast because we've already discussed a lot of things about the poem, poet and title. So the poem is written by great poet Dilip Chitre ne likha hai. He is well-known Indian bilingual poet. His versatile creativity extends to painting, filmmaking, his notable contributions as a magazine columnist. He received the prestigious Sahitya Academy Award. The poem is taken from Traveling in Cage, draws a portrait of suburban commuter, that is his father. So ये आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके बुक में, वहां से आप ये ले सकते हैं. और सेकंड पैराग्राफ मैंने बोला था आपको बहुत यूज होगा. सो ये यहाँ पे यूज हुआ है. टाइटल itself is apt, suitable to the theme of the poem. The poet describes the daily routine of his father, which is how the father is returning home from his job. Poet also shows alienations of father from man-made world. This is the theme of this background of this poetry. Now theme. The theme of the poem Father Returning Home is alienation of suburbs commuter from a man-made world, that is father. The poem is autobiographical. The poet depicts the picture of father, how he comes from his job late at night. Father felt loneliness in the man-made world as well as in his family. Children refuse to share joys and secrets with their father. Family members neglect old father who works for them even in old age. The poet mentions how old father thinks about ancestors lived, grandchildren will live materialistic life. The poem has 2 stanzas consisting of 12 lines each. Remember this. Poetic devices we've already discussed, like simile, alliterations, repetitions, paradox, onomatopoeia. So we've got some of these figures of speech is in this poetry. Value, क्या message मिलता है poetry से? So it's a really very valuable poetry. So what you get from this poetry, the message of the poem is we should love old person in our family. The old father is the most important person in the family who sacrifices his whole life for family. The father is backbone of the family. We should consider him the most important person in the family. In old age, our parents need a help to leave them in isolation. Old parents are like maps who guide us by their experiences. Remember, as a map to travel the life of journey. उनसे परेशान मत हो, because old people, they are really gem. They are gold in a family. You should respect them. Last, your opinion. So ये जो appreciation होता है, you should write this in your own words. I've written this here. You can take help of it. Pause the video और आप उसको लिख सकते हो, उसका पढ़ सकते हो. मगर you can write your own also. You can have very good vocabulary, better vocabulary than me. You can have better constructions of sentences than me. So you can write, not an issue. So last one, I truly feel the pain of poet's father and how he was living in that time when his children refused to share joy and secrets with him. I will take care of my parents as well. Everyone considers the importance of parents in the family because they do everything for the children's sake. Thus, I like the poem Father Returning Home very much.
So this is the end of this poetry and my explanation. Hope you enjoyed, because ये first time मैंने बहुत सारा हिंदी use किया है और अच्छे से, because I got some of the messages from on text messages actually, and some of the messages on. Let's learn one of the poems from your syllabus, that's Father Returning Home. Before we move on, let's know something about the poet. His name is Dilip Chitale, 1938 to 2009. He was a celebrated bilingual poet. Bilingual जिसको दो languages आती है. He was translator and he translated most of his work from Marathi to English. So he was versatile. He used to do painting, filmmaking. His contribution was great as a magazine columnist. वो पेंटिंग करते थे, फिल्म मेकिंग में भी थे, और मैगजीन में कॉलम लिखा करते थे. सो उनको बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड जो होता है इंडिया में मिलता है राइटर को, साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो मिला था उनकी पोइट्री के लिए. जैसा उनका एक वर्क था, ट्रांसलेटेड वर्क, सेज तुका, पॉपुलर अभंगास, दोज आर स्पिरिचुअल पोम्स बाय संत तुकाराम. सो संत तुकाराम के जो अभंगास थे, स्पिरिचुअल पोम्स, उनको उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, इसीलिए उनको वो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था. उनकी जो पोइट्री में है, एलिनेशन, अकेलापन, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, डेथ आर ऑब्जर्व टू बी द मेजर थीम्स ऑफ हिज वर्क. सो वो मोस्टली किस चीज के बारे में लिखते हैं, जैसे कि एग्जाइल, आउटसाइडर, बीइंग आउटसाइडर, फीलिंग एज एन आउटसाइडर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एलिनेशन, जब आपसे कोई बात नहीं करता है, यू जस्ट गेट डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, अकेलापन और डेथ, ये सब उनकी मेजर थीम्स आपको पोइट्री में उनके मिलेगी. सेकेंड पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. मैंने आपको बताया, पहले बताया था, ये सेकेंड पैराग्राफ से आपको क्या क्या मिलेगा एग्जाम में. इससे आपको थीम मिलेगा, इससे आपको बैकग्राउंड मिलेगा पोइट्री का, और जैसे कि कुछ यूनिक फीचर्स आपको लिखना पड़ता है अप्रिसिएशन में, सो यहाँ से आप कुछ हेल्प ले सकते हो. और वर्ड्स विच आर यूज्ड हियर टू डिस्क्राइब दिस पोइट्री आर द बेस्ट वर्ड्स. सो ये वर्ड्स आप, टेक्सचुअल वर्ड्स आप आपके आंसर में यूज कर सकते हो, उससे आपके आंसर में एक स्टैंडर्डनेस आएगा. सो यू कैन डू दैट. So just I will try to read this one. It says that the poem is taken from Traveling in Cage. It draws a portrait of a suburban commuter. इसमें क्या होता है, इस पोइट्री में एक इमेज क्रिएट किया है पोइट्री ने, किसका, सबर्बन कम्यूटर. कम्यूटर कौन होता है, जो अपने काम के लिए सुबह से शाम तक ट्रेवलिंग करता है, कम्यूटर. फ्रीक्वेंटली दे कम्यूट टू एंड फ्रो. सो इसमें क्या होता है, इट डिपिक्ट्स हिज डल, मोनोटोनस, एग्जॉस्टिंग एंड इक्वली पिटिएबल डेली रूटीन. इसमें जो एक कम्यूटर है, अभी तक पता नहीं कौन है, उसकी इमेज क्रिएट किया है. उसका जो रूटीन है वो डल है, बोरिंग है, मोनोटोनस है, एग्जॉस्टिंग, पूरा थक जाता है वो, और वेरी पिटिएबल, बहुत ही उसकी पिटिएबल कंडीशन है, पिटिएबल रूटीन है. तो ये पोइट्री में दिलीप चितले उन साहब के बारे में बताते हैं जो कि बहुत डिसइंटीग्रेटेड, एलिनेटेड लाइफ जी रहे हैं पोइट्री के अंदर. एंड जब वो घर पे आते हैं, फोर्स्ड एलिनेशन देखा जाता है घर पे, मतलब उनको लोग जबरदस्ती इग्नोर करते हैं. ही गेट्स एलिनेटेड. जैसे कि आप देखते हैं जो कुछ बूढ़े लोग होते हैं घर पे, उनको मोस्टली यंगस्टर्स, दे जस्ट इग्नोर देम, दे अवॉइड देम, दे डू नॉट टॉक टू देम. सो ऐसा होता है, पूरा दिन काम करके आते हैं, और जब घर पे जब आते हैं तो उनको काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेटेड और एलिनेटेड फील होता है. So which is reflected through stale food and lack of sharing. और जब घर पे आते हैं उनको कोई fresh food बना के नहीं देता है, because you can imagine, no, aged people, old people, the people get fed up with them. So उनको एक stale food, जो बासी खाना मिलता है, और sharing कोई उनसे कुछ चीज नहीं करता है. His children refuse to share joys, sorrows with the hard-working father, who as a result is forced to retire into solitude. और जो ये फादर, उनके उसके कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे उससे कोई भी चीज शेयर नहीं करते हैं, मतलब सुख दुख उसको उनको को नहीं बताते हैं. तो इससे क्या लगता है, वो एक अकेलेपन में चले जाते हैं, मतलब उनको घर में एक आउटसाइडर की फीलिंग लगती है. दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिंबल ऑफ मैन्स आइसोलेशन फ्रॉम मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड. और उनका जो जो अकेलापन है, इट्स सिंबॉलिक ऑफ व्हाट,
इंसान का इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्शन टूट जाता है. What is materialistic world when you love money, you love property, bungalow, you don't have any humanity, uh, uh, no politeness, you do not have affection towards people. So यहाँ पे क्या होता है, ये materialistic world सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं. So जैसे कि बूढ़े लोग घर पे होते हैं, वो अभी कुछ कर नहीं सकते, तो उन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं. So it's symbolic of people, their isolation from materialistic world. So we'll try to learn this poetry. Hope you understand what I discuss, because normally I do not explain content in Hindi. I've tried to do that. So let's go to the poetry. Try to understand this. हमको अच्छे से समझेंगे word by word, ताकि आप उसको समझ जाओ. और उसके बाद में I have just taken some technical terms like figures of speech, और एक short appreciation भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, so that you get used to uh, the background and technical aspects of this poetry in particular and all the poetries in general. So let's go to the poem. उसका टाइटल जो है फादर रिटर्निंग होम. आप जब ये टाइटल देखते हो आपको दिल में क्या आता है, क्या समझ में आता है कि फादर है रिटर्निंग होम, वो घर में आ रहे हैं. ही इज रिटर्निंग होम. कहां से आ रहे हैं अभी देखेंगे हम पोइट्री में. So this is the poetry. Yes. First line, my father travels on the late evening train. My father. My, who is my here? Poet, दिलीप चित्री. उनके जो फादर है, उनके जो डैडी है, वो ट्रेवल करते हैं लेट इवनिंग ट्रेन से. ट्रेवल्स. ट्रेवल्स ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो कोई हैबिचुअल एक्टिविटी के लिए यूज होता है, एक रूटीन के लिए यूज होता है. सो उनका एक ये रूटीन है, वो रोजाना ट्रेवल करते हैं लेट इवनिंग ट्रेन से. मतलब एक शाम की ट्रेन से आ रहे हैं, जो कि लास्ट लेट इवनिंग ट्रेन है. तो समझ सकते हैं कि वो घर से जब भी निकलते हैं, मतलब बहुत देर से घर पे पहुंचते हैं. उनका कोई जो जहां भी वो जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो आसान नहीं है. स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, suburb slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, his black raincoat stained with mud, his bag stuffed with books is falling apart. अभी वो जब ट्रेन में आते हैं, लेट इवनिंग ट्रेन, वो साइलेंटली खड़े हो जाते हैं लोगों के बीच में. कम्यूटर्स, वो अकेले नहीं है जो ये काम करते हैं, बहुत से लोग हैं. कम्यूटर्स प्लूरल फॉर्म्स फॉर कम्यूटर, लाइक ही इज कम्यूटर. और बहुत सारे कम्यूटर्स हैं जो रोजाना ट्रैवल करते हैं सुबह से शाम तक. सो साइलेंटली वो खड़े हो जाते हैं. आप देखे होंगे ट्रेन्स में, जैसे आप जो लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं, वो ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं और एकदम थके हुए लगते हैं. सो ऑल ऑफ ही स्टैंड्स अमंग देम in yellow light. और yellow light it's a symbolic of dullness. अभी ट्रेन में जब आ रहे हैं, इवनिंग टाइम है, सो ऑब्वियसली एक येलो लाइट चलती है, डिम लाइट. suburbs slide past his unseeing eyes. suburb means outskirts of the city. बाहर जो भी स्मॉल स्मॉल विलेजेस हैं, वो गुजर रहे हैं. जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, आप खिड़की से देखते हैं, तो थिंग्स स्लाइड पास्ट, वो सब चीजें पीछे जा रही है. हिज अनसीइंग आईज. Unseeing eyes means he cannot see because of his blurred eyesight. एक बूढ़ा आदमी है, और बूढ़े लोगों को थोड़ा सा देखने में तकलीफ होती है because of their age. So क्या हो रहा है यहाँ पे, चीजें गुजर रही हैं, अगर विंडो में भी है वो देखना चाह रहे हैं, मगर he is not able to see. Things are just sliding past. His shirt and pants are soggy. उनका जो शर्ट पहना है और जो उनकी पैंट्स है, it has become wet. Soggy means wet हो गई है. His black raincoat stained with mud. और उनका जो रेनकोट पहना है उन्होंने, अभी रेनकोट पहना है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मॉनसून सीजन है, बाहर बारिश हो रही है. सो ब्लैक रेनकोट है उनके पास, ये पूरा कीचड़ से भरा हुआ है. स्टेन विद मड, पूरे कीचड़ के दाग लगे हैं. His bag stuffed with books is falling apart. और उनके पास एक बैग है जिसमें बहुत सारे बुक्स हैं, और वो बुक से एज इफ इट्स जस्ट फॉलिंग अपार्ट. इतने सारे बुक्स हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां भी फट के बाहर, सब बुक्स फट कर बाहर गिर जाएगी. सो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो बेचारा बूढ़ा आदमी है, काम पे जाता है, शाम में घर पे आता है, और कोई उससे बात नहीं करता है. मतलब जो दूसरे कम्यूटर्स भी होते हैं, जो पैसेंजर्स, वो भी बहुत फेडअप होते हैं उनकी जिंदगी में, वो भाग दौड़ करके, और चीजें गुजर रही हैं, उनको मतलब दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है, बिकॉज उनकी जो आई है वो डिम हो गई है. और
ये जो आदमी है उनके आप देखते हैं शर्ट जो पैंट्स, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया है, इट हैज बिकम वेट में बिकॉज ऑफ यू कैन से द रेन आउटसाइड और बिकॉज ऑफ द स्वेट, ये पूरे गीले हो गए हैं कपड़े। और उनका जो रेन कोट है उनके पास ये पूरा कीचड़ से भर गया है, भरा हुआ है, कीचड़ के दाग लगे हैं। और उनका जो बैग है, आप देखते हो जब बैग आप लेके जाते हैं तो प्रॉपरली उसको फिल करते हैं, मतलब कोई घर पे है ही नहीं है उनको प्रॉपरली बैग में सामान डालने के लिए, वो मतलब सब चीजें उसमें बैग में ठूस देते हैं, एंड इट सीम्स एज इफ इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट, मतलब फटने वाला है। His eyes, dimmed by age, fade homeward through humid monsoon night. His eyes, dimmed by age, उनकी आंखें जो वो एज के हिसाब से एकदम धुंधली हो गई है, मतलब उनको दिखता नहीं है। Fade homeward through humid monsoon night. Fade homeward, it means वो धीरे धीरे नो, जब भी वो घर जाते हैं तो थिंग्स उनको फेंट दिखाई देती है। फेड होमवर्ड, फेडिंग मीन्स not it's a partial light, he's not able to see the entire road or passage or lane where he is going, उनको एक पूरा पार्शियल व्यू दिखता है क्योंकि उनकी जो आई है वो डिम हो गई है। सो फेड होमवर्ड, बहुत ही धीरे धीरे वो घर की तरफ मतलब चलते हैं। थ्रू ह्यूमिड मॉनसून नाइट, और जो जो मॉनसून नाइट है ये ह्यूमिड है, इट्स वेट। Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. और पोइट सेज दैट, दिलीप चित्रे, मैं उनको देखता हूँ कि वो जब ट्रेन से उतरते हैं ऐसे उतरते हैं कि जैसे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एक आदमी आ रहा जा रहा है, नो बडी इज बॉदर्ड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, वेयर ही इज गोइंग, नो बडी इज बॉदर्ड। सो जैसे कि एक बहुत बड़े सेंटेंस है, आपको एक वर्ड निकाल देते हैं और सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। सेम वे वो जब निकल ट्रेन से आते हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नो बडी इज बॉदर्ड। सो यहाँ पे ये एक सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि दैट पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड ऑफ देयर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, उनको फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सो जैसे कि सपोज एक बड़ा सेंटेंस है, उसमें से आर्टिकल हटा दो, प्रीपोजिशन हटा दो, सो मीनिंग विल बी लीस्ट अफेक्टेड। सो ऐसा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को, लाइक अ लॉन्ग सेंटेंस, लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। सो उतर जाते हैं। he hurries across length of grey platform, crosses railway line, enters lane, his chappals are sticky with mud, he hurries onward. So वो जल्दी जल्दी मतलब चलते हैं घर पे जाने के लिए, और वो ही crosses every day grey platform, जो ग्रे प्लेटफॉर्म है ये एक ओल्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब इट इज नॉट अ वेरी प्रॉपरली मेंटेन्ड प्लेटफॉर्म, ये भी उनकी उनकी तरह ही एक बहुत ही ग्रे प्लेटफॉर्म, पुराना प्लेटफॉर्म है। और ये उससे रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं कि कितना डेंजरस होता है बेचारा, फिर भी ये कर कर जाता है। वो गली में घुसते हैं जहाँ पे उनका घर है, एंटर्स द लेन, उनके जो चप्पल्स है स्टिकी विद मड, जैसे रेनकोट वो स्टेन विद मड, यहाँ पे उनके चप्पल्स भी बारिश में चल चल कर वो कीचड़ से भर गए हैं। बट ये सब होने के बाद, बट ही हरीज ऑनवर्ड, सब होने के बाद भी वो आगे चलते रहते हैं, ही हरीज ऑनवर्ड। होम अगेन, अब जब घर पे आ गए, he has come home, home again means not just today, every day he comes home। सो वापस से एक बार वो घर पर आ गए हैं। सो घर पे क्या पिक्चर है, क्या सिचुएशन है, पॉइंट आपको बता रहा है यहाँ पे। एक वो बोलता है आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। वो घर पे आके क्या करते हैं, उनको कोई एकदम फ्रेश टी बना के नहीं देता है, कोई स्ट्रॉन्ग चाय, हमारे जैसे कोई विश होती है चलो चाय लेकर आओ, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। वीक टी में भी सुबह बनाई थी, वो उनको दोपहर में या शाम में वो टी मिल जाती है। एंड स्टील चपाती, चपाती जो बासी चपाती, उनको परोस दिया गया, सर्व कर दिया गया, और वो बेचारे क्या करते हैं कि वीक टी लेकर और एक स्टील चपाती खाना शुरू करती है। कैन इमेजिन, पूरा दिन मेहनत करने के बाद, पूरा हार्ड वर्क करने के बाद, इतना मोनोटोनस रूटीन है उनका, घर पे आने के बाद थोड़ा रिलैक्स लगता है लोगों को, उनको रिलैक्स घर पे भी रिलैक्स नहीं है। he is not able to enjoy his life at home too, because वहाँ पे क्या हो रहा है, nobody is bothered about him। जो बची कुछ चाय है, को चपाती है, वो बेचारे लेकर बैठ जाते हैं और बुक पढ़ते हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, सो व्हाट कैन ही डू अलोन, he lives a life of solitude। सो क्या करते हैं, बुक लेके जस्ट पढ़ाई शुरू करते हैं, मे बी टाइम पास के लिए बुक पढ़ना शुरू करते हैं। देखो इस तरह का सिचुएशन है, ये मैं इमेज लिया हूँ आपकी बुक से। ये व्हाइट शर्ट में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये फादर है, उसका पोर्ट्रेट है, उसके अराउंड जो बहुत से लोग खड़े हैं, दे आर दे चेयरफुल, नो, ये दे आर फेड अप विद देयर लाइव्स,
रोज भाग दौड़ करना, घर पे भी सुकून नहीं, वहां भी सुकून नहीं। सो इस तरह की लाइफ ये सब जी रहे हैं। तो फिर आगे क्या होता है, वो वीक टी पीने के बाद, स्टील चपाती खाने के बाद बुक पढ़ते हैं। उसके बाद ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। अभी वो टॉयलेट में जाते हैं टू कंटेम्पलेट, व्हाट इज, थिंक डीपली। सी ऐसा समझा जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, कभी कभी सीरियसली बोलते हैं कि टॉयलेट इज द बेस्ट प्लेस टू मेडिटेट। अब वहां जाके यू कैन कंटेम्पलेट ओवर so many issues because you are alone there, nobody is encroaching your privacy। आप कुछ भी सोच सकते हैं आराम से बैठकर वहां पे। सो वो वहां जाता है, he can do nothing, so he goes to toilet to contemplate। वहां बैठ के बेचारा सोचता रहता है। man's estrangement from man made world, मतलब उसका जो estrangement है, उसका जो alienation, अकेलापन है, from this man made world, जो लोगों ने ये दुनिया बनाई है, उसमें वो किस तरह से अकेला पड़ गया है। वहां पर बैठ के वो बेचारे सोचने लगते हैं। Coming out, he trembles at the sink। जब वो टॉयलेट से बाहर आते हैं, मे बी टू वॉश हिज हैंड्स, सो ही ट्रेम्बल्स, ही शिवर्स, उनके हाथ कांपते हैं, बिकॉज बहुत बूढ़ा आदमी है बेचारा। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, जो कोल्ड वाटर है उससे जब वो व्हेन ही वॉशेज हैंड्स, सो उनके जो ब्राउन हैंड्स है उनके ऊपर वो आ जाता है, बहता है उनके हैंड्स, हाथों के ऊपर। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, उनके जो कलाइयां हैं, जो रेस्ट है, वहां पे कुछ पानी के बूंदे, ठंडे पानी की बूंदे वहां पे चिपक जाती हैं, ड्रॉपलेट्स। सो what does it indicate? It indicates that negligence and carelessness of people towards him. Nobody's bothered actually वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। I think there is no proper napkin there, towels to wash his hands and all that, or maybe because of age he is not able to take care of his own things, खुद का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं बेचारे। So his ये सब होने के बाद his sullen children have often refused to share jokes and secrets with him। इतना परेशान है बेचारा, घर में इतना अकेलापन लगता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन लगता है। ये सब होने के बाद भी he has got children and children are God's gift, हम ऐसा बोलते हैं, मगर उनके जो चिल्ड्रन, they are sullen children, bad tempered, बस शॉर्ट टेम्पर्ड चिल्ड्रन है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई सपोज घर में बूढ़ा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ए बूढ़े चुप हो जाए, बूढ़ा फूसट, अलग अलग, बिकॉज वी गेट फेड अप। हमारा और उनका जनरेशन गैप हमको ऐसा लगता है, बट रिमेंबर नॉट बाय एज बट बाय कैपेसिटी विजडम इज एक्वायर्ड। दीज पीपल दे आर दे गॉट विजडम। आपको यंग लोगों से बैठ के आप बात करो, उनसे आपको सीखने मिलेगा, मगर जो आप ये लोगों के, बूढ़े लोगों के साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठोगे तो आप उनसे आपको विजडम मिलेगा। यू विल लर्न अबाउट द फिलोसफी ऑफ लाइफ, के लाइफ को कैसे जीना है उसके बारे में पता चलेगा। मगर उनके जो बच्चे हैं, दे आर सो शॉर्ट टेम्पर्ड एंड बैड टेम्पर्ड, दे रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम। उनसे बात नहीं करते, कोई जोक शेयर नहीं करते, कोई सीक्रेट शेयर नहीं करते, अपने अपनी लाइफ खुद की जी रहे हैं। लेट उनको तो मतलब ये जो आदमी है इसको कोई, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है घर में है या नहीं है, तो इस तरह की लाइफ बेचारा जी रहा है। He will now go to sleep listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass। अभी लास्ट में क्या होता है, बेचारा थक हार के, nobody is just giving him any value at home, nobody loves him, children are bad tempered, वो कुछ उससे शेयर नहीं करते, तो बेचारा भी he goes to bed to sleep now। जब आप समझ सकते हैं कि बुढ़ापे में नींद भी नहीं आती है, तो क्या करते हैं, he starts his radio tune in the radio, और वहां पे रेडियो में भी प्रॉपर से सिग्नल नहीं आ रहा है। he just listen to static। what is static? the sound, no, the hissing sound जो रेडियो में आता है, जैसे कि खर खर ऐसा साउंड जो रेडियो में मिलता है, वो उसी को सुनते हैं, बिकॉज प्रॉपर सिग्नल वगैरह कुछ नहीं मिलता है। सो गाने भी मतलब रुक रुक के बज रहे हैं, तो बेचारा उसको ही सुन रहा है। जैसे पहले जमाने में रेडियो आता था, उसको एंटेना होता था, उसको जितना ऊपर खींचते थे सिग्नल मिलता था, और सिग्नल बार बार ब्रेक हो जाता था। इस तरह से वो स्टैटिक होता है, जब सिग्नल टूट जाता है और वेरी पियर्सिंग जो नॉइज आता है उसमें, उसको स्टैटिक बोलते हैं। तो ही लिसन टू दैट स्टैटिक ऑन रेडियो एंड देन ही ड्रीम्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स, उसके जो पूर्वज थे, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उनके बारे में सोचते हैं। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, और वो सोचते हैं कैसे उनके जो लोग थे, नोमैड्स मींस नॉट
डेवलप्ड पीपल, नॉट प्रोग्रेसिव पीपल। जो नोमैड जैसे ट्राइब्समेंट होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, उनके जो पूर्वज थे वो ऐसे ही थे, और वो किस तरह से ये इस सब कॉन्टिनेंट में आकर थ्रू अ नैरो पास बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आके सेटल हो गए थे। और दे माइट हैव थॉट टू लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ, बट अनफॉर्चुनेटली आज क्या हो रहा है, तो ये उनके बारे में सोचते हैं। so ये हमेशा होता है। हम whenever we get fed up with this life, whenever we feel alienated, deserted, we are in solitude, so हमको क्या लगता है कि हमारा पहले का जमाना अच्छा था। आज मोबाइल फोन आ गया है, दिस मोबाइल फोन ने क्या कर दिया, हम सबको एस्ट्रेंज कर दिया है। इट हैज एलिनेटेड अस कंप्लीटली। you go in hotel with your friends and when you sit अराउंड टेबल, आप क्या सब फोन लेके बैठ जाते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दुनिया है आजकल बहुत सारे उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जो लोग दोस्त हुआ प्रोग्रेसिव, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, और जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, लव अफेक्शन में बिलीव करते हैं, वो क्या सोचते हैं, हमारा पहले का जमाना अच्छा था जब मोबाइल फोन नहीं था, हम आपस में बैठ के खेलते थे, बातचीत करते थे। आजकल का जमाना बहुत बदल गया है। बूढ़े लोगों की तो बहुत बुरी हालत है एक्चुअली। The thing which I scared most in this life, if you ask me, that is old age. Old age is really very bad. So for a old age you have to save something. Remember, if you have to live very good life, peaceful life in old age, from now only you have to save something. I don't say that I don't talk about money. I say saving means you have to make good friends, you should be social, so that in old age you are not left alone. So ये पोइट्री है बेचारे एक बूढ़े बाप के बारे में, जो मैंने पूरा डिस्कस किया है। अभी हम सब देखेंगे सम जो फिगर्स ऑफ स्पीच एक प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए for students, so we'll try to see these figures of speech so that you have no problem in attempting questions on this poetry. Hope you understood. So let's go line by line. First, this fade homeward through humid monsoon night. Now, what figure of speech is this here? I've written transferred epithet. क्यों है transferred epithet? Because in this line, humid monsoon night, जो ह्यूमिड है ये नॉर्मली वेदर के लिए यूज होता है, मगर यहाँ पे ये इट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेदर टू नाइट। सो वेदर इज ह्यूमिड नॉट द नाइट। सो ये ह्यूमिड जो है ये नॉर्मली वेदर के लिए होता है, मैं यहाँ पे ह्यूमिड नाइट के लिए यूज किया है। दिस एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेदर टू नाइट। यस, सो इट्स ट्रांसफर्ड एपिथेट, रिमेंबर। आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट लाइन, माई फादर ट्रेवल्स ऑन लेट इवनिंग ट्रेन। इट्स वेरी सिंपल, इट्स एन एलिट्रेशंस। व्हाट इज एन एलिट्रेशंस? Repetition of successive sounds in a line. So we can see here that travels, t t, so t in travels and train, this is repeated in this. So what is that? It creates musical effect, alliterations. And next one, suburbs slide past his unseeing eyes. Sorry, एक और दूसरा line, his shirt and pants are soggy. So s sounds यहाँ पे repeat हुआ है in succession, so ये भी alliterations है। अब suburbs slide past his unseeing eye. Remember, it's a paradox. Why paradox? Because in this line, eyes are described as unseen. It's unbelievable or absurd, because eyes are mostly to see things. Eyes are shown as unseen eyes. eyes से देखते हैं ना, unseen मतलब something paradoxical statement. So paradox. Next one, he hurries across the length of grey platforms. It's a metaphor. So why metaphor? Because grey platform is indirectly compared with old age of poet's father. As I told you in the beginning, मैं आपको जब समझा रहा था, जो ये प्लेटफॉर्म है उन्हीं की तरह ये भी एक ओल्ड प्लेटफॉर्म है। सो इनडायरेक्टली कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है? वो बूढ़े आदमी से। नेक्स्ट वन, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। अभी वीक कौन होता है? वीक नॉर्मली इंसान होता है। अब जब वीक कोई ऑब्जेक्ट के यूज करते हैं एडजेक्टिव, यू ट्रांसफर फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू टी। सो व्हाट इज दैट? ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। इन द अबव लाइन एन एडजेक्टिव वीक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू टी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो ह्यूमन बीइंग से टी के लिए यूज हुआ है, सो ट्रांसफर्ड हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट वन,
Man's estrangement from man-made world, crosses railway line enters the lane. ये दोनों लाइन में आपको alliteration का यूज दिखाई देगा, because फर्स्ट लाइन में क्या in first line you can see that man-made world, these two men and made, so these three M sounds are repeated here, so alliterations. Next वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे crosses the railway line enters the lane, so here line LL, these two sounds are repeated here, so you can just take this example. Now next one, home again I say, drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. So it's example of scenic ducky. Why? Because if you see here, stale chapati does not mean just one chapati or half chapati. उसका मतलब होता है food in general. जब भी वो घर पे आते हैं उनको सिर्फ चपाती नहीं, मतलब जो भी खाना मिलता है, it's stale food. So stale chapati stands for food which he gets. So when a part refer to whole, that is scenic ducky. Remember that figure of speech. Next one, the cold water running over his brown hands. So what is happening? Personification. Above line, water is given human quality as it's running. So you can imagine personification. Very simple one. Listening to the static on the radio on Poia here. So why? Because in this figure of speech, normally sounds are there. So here you can see it represents sounds, static sound. So it's an example of onomatopoeia. Next one, his shirt pants are soggy, his black raincoat is stained with mud, his bag stuffed with books. Repetition. What is repeated here? His is repeated 3 times. So his as a complete word, repetition, figure of speech. Now let's look at appreciation of this poetry. Just I will read it out fast because we've already discussed a lot of things about the poem, poet and title. So the poem is written by great poet Dilip Chitre ne likha hai. He is well-known Indian bilingual poet. His versatile creativity extends to painting, filmmaking, his notable contributions as a magazine columnist. He received the prestigious Sahitya Academy Award. The poem is taken from Traveling in Cage, draws a portrait of suburban commuter, that is his father. So ये आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके बुक में, वहां से आप ये ले सकते हैं. और सेकंड पैराग्राफ मैंने बोला था आपको बहुत यूज होगा, सो ये यहाँ पे यूज हुआ है. टाइटल itself is apt, suitable to the theme of the poem. The poet describes the daily routine of his father, which is how the father is returning home from his job. Poet also shows alienations of father from man-made world. This is the theme of this background of this poetry. Now theme. The theme of the poem Father Returning Home is alienation of suburbs commuter from a man-made world, that is father. The poem is autobiographical. The poet depicts the picture of father, how he comes from his job late at night. Father felt loneliness in the man-made world as well as in his family. Children refuse to share joys and secrets with their father. Family members neglect old father who works for them even in old age. The poet mentions how old father thinks about ancestors lived, grandchildren will live materialistic life. The poem has 2 stanzas consisting of 12 lines each. Remember this. Poetic devices we've already discussed, like simile, alliterations, repetitions, paradox, onomatopoeia. So we've got some of these figures of speech in this poetry. Value, क्या message मिलता है poetry से? So it's a really very valuable poetry. So what you get from this poetry, the message of the poem is we should love old person in our family. The old father is the most important person in the family who sacrifices his whole life for family. The father is backbone of the family. We should consider him the most important person in the family. In old age, our parents need a help to leave them in isolation. Old parents are like maps who guide us by their experiences. Remember, as a map to travel the life of journey. उनसे परेशान मत हो, because old people, they are really gem. They are gold in a family. You should respect them. Last, your opinion. So ये जो appreciation होता है, you should write this in your own words. I've written this here. You can take help of it. Pause the video और आप उसको लिख सकते हो, उसका पढ़ सकते हो. मगर you can write your own also. You can have very good vocabulary, better vocabulary than me. You can have better constructions of sentences than me. So you can write.
not an issue. So last one, I truly feel the pain of poet's father and how he was living in that time when his children refused to share joy and secrets with him. I will take care of my parents as well. Everyone considers the importance of parents in the family because they do everything for the children's sake. Thus, I like the poem Father Returning Home very much. So this is the end of this poetry and my explanation. Hope you enjoyed, because ये फर्स्ट टाइम मैंने बहुत सारा हिंदी यूज किया है और अच्छे से, because I heard some of the messages from on text messages actually, and some of the messages on my WhatsApp that, sir, please make videos in Hindi. So I will try to do that, and next time I will try